हाँ तो नमस्कार साथियों। चलो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो आपके 30 इस वीडियो का बनाने का 30 प्रश्न रहेंगे। इसमें से 15 प्रश्न बनाने हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको 15 ही प्रश्न दूं ताकि आपसे जो है पूरा का पूरा जो है बन सके। ठीक है, चलिए मैं आपसे ये कहूंगा सर कि 30 प्रश्न रहेंगे और 15 बनाने हैं। तो मतलब 15 कौन कौन क्वेश्चंस रहेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ध्यान रखिएगा। मैंने त्रिकोणमिति का सारा कुछ पढ़ा दिया हुआ है और हमको जहां तक अनुमान है त्रिकोणमिति का जो है क्वेश्चन एक भी आपसे नहीं छूटने वाला है। ठीक है, महामैराथन 1 2 3 करके होगा, तो आप तीनों देख लीजिए। दो को जो है आप देख लीजिए, क्या बोलते हैं उसका, फार्मूला का और निर्देशांक का। ये सारा क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति से जो 3-4 प्रश्न रहेंगे वो यहाँ से बन जाएंगे। अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ खूब पूछा जाता है सर आपसे। देखो अब इसको आप हल लिखोगे, ओ माय गॉड, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। हल लिखोगे तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब आप हल लिखिएगा इसका तो आपको क्या करना होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र का प्रयोग करके आप जो है 867 और 225 का जो है क्या निकालिए, मसा निकालिए। मसा मतलब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी हो। लेकिन हमको ना HCF निकालने को जब पूछ देगा कि एल्गोरिथम सूत्र से ना या फिर यूक्लिड विभाजन सूत्र से, तो हमको जो है ऐसे सीखना पड़ेगा ना। चलो अगर विधि पूछ दिया तो विधि से ही बनाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि मान लेंगे। माना कि हमने माना कि क्या मानना है, ए और बी मानना है। तो दो आपको दिए रहेंगे और उसमें से जो बड़ा होगा उसको ए मानिएगा, जो छोटा होगा उसको बी मानिएगा। तो देखिएगा 867 है, 225 है, तो बड़ा कौन है, 867 है। तो 867 को हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। इतना विस्तार पूर्वक क्यों, क्योंकि ये 2 अंक का पूछा जाएगा, हो सकता है अभी अंक जो है यही पूछ दे। ठीक है, और ये 2021 में पूछा भी गया है। आपके किताब में 4 गो सवाल है और 4 सवाल पूछता ही है। तो एक 95 गुने 96 वाला है, इसको याद कर लीजिएगा, ये भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या करना है। तो ये बड़ा होगा उसको ए मानिए और छोटा होगा उसको बी मानिए, मतलब 225। इतना डिटेल में क्यों सर, इतना डिटेल में इसलिए ताकि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और 2 अंक का पूछा जाएगा। और जब तक डिटेल नहीं जानिएगा तब तक कुछ होगा नहीं, आपको याद है, हमको पता है। चलिए उसके बाद से क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन सूत्र से। क्या लिखिएगा, यूक्लिड लिखते चलिए, यूक्लिड विभाजन सूत्र से। यूक्लिड विभाजन जब सूत्र से लिखिएगा ना तो वहां क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बराबर BQ प्लस आर। ठीक है, इसका एक रिमाइंडर है जो कि 0 हो गया और इज इक्वल आर और ये बी। इसका वैल्यू क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि निम्न में से कौन सही है। बाबू ग्रेटर देन और लेस देन समझिए, मतलब इधर मुंह खुला है, इधर से खा रहा है, इधर पेट में जा रहा है, ये मुसवा है। देखो कैसे बना रहा है इसका मुसवा, ये जो है ना इधर खाएगा इधर जाएगा, मतलब जिधर मुंह खुला होता है इधर बड़ा होता है और इधर ये छोटा, इधर ये बड़ा। तो देखो इसका जो वैल्यू होगा, ये बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से r का जो मान होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन 0 के बराबर भी होगा, 0 के बड़ा तो होगा, बराबर भी होगा। r ऐसे b लिखा है, इसका मतलब समझ रहे हैं, b का जो मान होगा वो बड़ा होगा, किससे, r से। तो ये मामला है ग्रेटर देन लेस देन का। लेकिन याद रखिएगा ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएंगे, फिलहाल 2 नंबर का ये सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ये थोड़ा सा कंडीशन है और इस पे जाना है आपको, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आपको आना चाहिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपसे बनेंगे। बाबू हमने कहा कि भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल क्या होता है, जोड़ शेषफल बराबर होता है भाज्य। ठीक है, ये फार्मूला है, जब आप किसी भी भाग को चेक करते हैं तो ये फार्मूला जो है आपको मिलते हैं। बहुत बढ़िया बोर्ड दिखाई दे रहा है सर, आपकी कृपा है ना। चलो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, चलो वेरी गुड, एकदम आराम से समझेंगे। अब जो है हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सबसे बड़ा क्या है,
867 बराबर बी का वैल्यू कितना है 225। अब क्यू और आर का वैल्यू कहां से निकलता है तो देखिएगा, इसको बनाने के लिए इसको स्टेप 1 लिखिएगा, स्टेप 1 या फिर चरण 1 लिख सकते हैं, चरण 1 लिख सकते हैं, या फिर आप चाहिए तो स्टेप 1 लिख सकते हैं। और ये कब तक चलता है सर, ये बाबू कब तक चलता है, देखिएगा ये जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इसका स्टेप बढ़ाते चलेंगे, इसको याद रखना है। जब तक आर का मान जो है स्टेप नहीं बढ़ाएगा, जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक ये 1 2 3 4 चलता रहेगा। अब आंसर क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो ये जो बी होता है ना, बी ये वाला उत्तर होता है, ये जो बी का जो मान होगा वही आपका एचसीएफ होता है। ये सब कभी कभी बच्चा बी क्यू को मार देता है, कभी कभी आर का मार देता है, तो गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको भाग देंगे, एकदम सिंपल सा फंडा है। क्यू और आर का मान निकाला है, देखिए 225 है, ये 867 है, भाग दे दीजिए। ये देखो 225 में कितना से गुना करोगे, अगर 3 मार्क में कर लेते हो तो 2 3 6, ठीक है 25 था 75, देखो 675, 5 3 15, 5 3 15 और 3 2 6 1 7 और 3 2 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16 में से 7 या 9 7 16, और ये कितना हो जाएगा 9 7 16 होगा ना जी, 192 ना। तो अब बताइए, अब इसमें थोड़ा सा भाग देखिए, भाग दे करके बताइए क्या होगा, 192, ठीक है। चलो देखो हमने कैसे कहा, ऐसे गुना कर लो, देखो गुना कर लो, क्या दिक्कत है, 5 3 15, 3 2 6 1 7 और 3 2 6, ठीक है। 7 में से 5 गया 2, 16 में से 9 7 16, तो हो जाएगा ये 9, यहाँ बचेगा 8 7 7 7 में से 6 गया 192। अब देखो ये जो हो ना, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, इसको समझना है। हमको दो चीज चाहिए, क्यू चाहिए आर चाहिए, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, और ये क्यूटेंट है, मतलब भाजक गुणे भागफल है, तो भागफल और शेषफल, यहाँ का जो वैल्यू आएगा उसको आर मानना है, और ये जो नहीं, यहाँ का जो वैल्यू होगा ये क्यू होगा, और ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आर होगा। तो मतलब ये क्यू का वैल्यू कितना है 3 है, और जो आर का वैल्यू कितना है 192 है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आराम से समझना है, आया कि नहीं आया, बोलो आ गया। अच्छा अभी भी आर का मान 0 आया, अभी भी आर का मान 0 नहीं आया। जब आर का मान 0 नहीं आया तो एक स्टेप और बढ़ेंगे, तो लिखना चरण 2, अच्छा स्टेप 2, जो मन करे वो लिख लो, एक ही कोई लिखना। स्टेप 2 में क्या करेंगे, अब ये जो होता है बी का मान, इसमें से बड़ा कौन है, बी है, तो यहाँ आ जाएगा, मतलब 225 यहाँ पर लिख देना है, समझ में आ गया। और फिर जो आर का मान है वो यहाँ आ जाएगा, ये समझना है बाबू, 192 क्यों, फिर अब 2 कहानी निकालना है, फिर भाग देना है, फिर वही काम करना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट बोलो। नहीं समझे, देखिए हमने कहा कि यह जो वैल्यू होगा, बी का जो वैल्यू होगा वो ए हो जाएगा, और जो आर का वैल्यू होगा वो बी हो जाएगा। इतना समझिए, एक बार फिर समझाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर वही कहानी है, एक था राजा एक थी रानी है। देखो ना 192 है और 200 कितना है 25 है, भाग दीजिए, तो 192 को 192 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 हो गया, 12 में से 9 गया 3 हो गया, 1 में से 1 गया 0 हो गया, मतलब 33 बचेगा। ठीक है, तब 33 बचेगा कौन अर्थ में, ये होता है आपका क्यू, ये होता है आपका आर, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका कितना 33। अभी भी आर का मान 0 आया, अभी भी आर का मान 0 नहीं आया, तो अब हमको ये बताओ कि अभी भी आर का मान जब 0 नहीं है तो फिर एक स्टेप चलना है कि नहीं चलना है, एक स्टेप चलोगे कि नहीं चलोगे, चलोगे। अब देखो एक बार में समझ जाओ, फिर अगला स्टेप क्या होगा, चरण 3, फिर से समझो, ये जो वैल्यू होगा वह ए हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगा ये जो बी हो जाएगा, ठीक है। अब फिर वही काम करना है, फिर क्या करना है, भाग देना है, 33 से भाग देना है 192 में। अब देखो ये तुम अलग ब्रफ में कर लेना, देखो 33 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 33 या 99 होता है, तो मतलब 5 मार्क में कटा दो, 5 3 15 और 5 3 15 16 165 घटा दो, 12 में से 5 के 7 7 5 12, ये हो जाएगा 8 में से 6 गए 2, मतलब 27, मतलब ये होता है, ये क्या होता है, बोलो 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 जल्दी बोलो, ये होता है क्यू, ये क्या होता है आर, मतलब हुआ यहाँ पर गुना लिखेंगे, यहाँ पर 5 लिखेंगे, जोड़ लिखेंगे, कितना है 27 है, तो यहाँ पर 27। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप उसी तरह से निकालना है जैसे निकाले हो। अब देखो एकदम याद कर लेना है, एक क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर का, एकदम याद कर लेना है। अगर आपको ना नहीं आता है तो भी आप समझ जाइएगा। इसको क्या मानना है, इसको मानना है ए, बड़ा है ना इसमें, इसको मान लीजिए ए,
इससे छोटा कौन है, ही है ना, तो इसको मान लीजिए बी। अब फिर क्या करना है, फिर वही काम करना है, फिर भाग देना है, तो भाग दे दीजिए। देखिए कैसे भाग देंगे, देखिए यहाँ जो है 27 है, अब भाग कितना 33, 27 से कम 27, 13 में से 7 गया, 7 6 13 होता है ना, तो 13 में से 7 गया 6 कट गया, मतलब ये क्या होता है, ये बोलो ये क्यू होता है, ये क्या होता है आर होता है, ये गुना क्यू का मान कितना है 1 जोड़ आर का मान कितना है, आर का मान कितना है 6, एकदम आराम से। अभी भी आर का मान 0 नहीं आया, मतलब स्टेप बढ़ता रहेगा, जब तक आर का मान 0 नहीं आएगा तब तक तू चलते चला चल, ठीक है, जहां मन वहां चल, लेकिन चलते चला चल। देखो ये जो है ये हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, इसको जो है इसको क्या मानेंगे, ए मान लेंगे, ए का मान हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा बी, मतलब ये हो जाएगा, समझ में आ गया। अब इसको भाग देना है, तो भाग दे दीजिए, 6 से भाग दीजिए, किस में 27 से, 6 चौके 24, 3 हो गया, ये होता है क्यू, ये होता है आर, मतलब यहाँ पर 6 चौके 24 और 3 27। बोलो बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद से क्या करना, अभी भी आर का मान 0 नहीं आएगा, स्टेप और बढ़ेंगे, चरण 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 6, 1 1 2 3 4 5 6, बहुत लंबा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 6 है यहाँ आ जाएगा, ये 4 कहाँ आ जाएगा, ये 3 जो है यहाँ आ जाएगा, अगुने 2 जोड़ 0। समझ में आया कि नहीं आया बाबू। हमने क्या किया, 6 को यहाँ रख दिया, 3 को यहाँ रख दिया, अब इसे भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 मतलब आर का मान कितना आ गया 0, यानी कि स्टेप हमारा खत्म, आर का मान 0 आ गया, स्टेप खत्म। हम देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ आर का मान 0 आ गया, स्टेप खत्म, एकदम आराम से समझिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब बताइए स्टेप खत्म हो गया, अब एचसीएफ का मान कौन होगा, अब एचसीएफ का मान कौन होगा, इसलिए एचसीएफ बराबर ये जो बी दिखाई दे रहा है ना, बी 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 बी, जिसकी बीबी ना हो उसका भी बड़ा नाम है, सबको अपनी समझो बीबी का क्या काम है। ये मेरा पहला गाना था सर, थोड़ा सा चलो, ये 3 एचसीएफ क्या होगा, आंसर 3 होगा, इसका उत्तर क्या होगा 3 होगा। एकदम आराम से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे बढ़ सके। गलती कैसे, गलती जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कैसे गलती, गलती की सही। चलो आराम से एक बार फिर से समझाते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे चलेंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा है उसको बी मानेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर मानेंगे, ये फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद से भाग देंगे ना, और जो एचसीएफ का जो वैल्यू आएगा वो बी होगा, यानी कि 3 इसका उत्तर आएगा। अगर 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 यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 255 कर देते हैं, कितना कर देते हैं 255 कर देते हैं, तो फटाफट अपने कॉपी में निकालिए, फटाफट अपने कॉपी में निकालिए, 255 कीजिएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 255 हो जाएगा, मतलब ए का मान जो है बड़ा वाला और बी का मान छोटा वाला। तो अब इसके आगे बनाइए, अब हम क्या करेंगे, सब कुछ वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, केवल केवल यहाँ चेंज होंगे, ये चेंज होंगे। देखो कैसे, मान एक पर एक और क्वेश्चन बना देते हैं ताकि तुमको कहीं दिक्कत ना हो। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि 167 बी का वैल्यू कितना है 255, 255 इंटू क्यू का वैल्यू कितना होगा, तो भाग देना पड़ेगा, तो भाग दे दीजिए, 867 है, भागा भागा कितना देना है 255 से, 250 चौके बोल दो, चौके नहीं होगा तो 3 से कटाओ, 5 3 15, 5 3 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, 765, 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 7 102, यानी कि ये जो बाबू क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है आर, ये होता है क्यू, गलत गलत, ये होता है क्यू, ये होता है आर, ये कंफ्यूजन करोगे 2 नंबर हवा में। चलो यहाँ पर 255 में 3 से गुना कर दो, और ये जो है कितना है 102 को जोड़ दो, स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप कैसे निकलता है, तो जो बी होता है ना, बी वही जो है यहाँ आ जाता है 255, और जो आर होता है उसको यहाँ लिख देते हैं, और फिर इसको लिखना है क्यू और आर, तो बाबू क्या कर देंगे, फिर इसको क्या करेंगे बोलिए, फिर इसको भाग देंगे, जैसे ये 255 है, 255 है, 255 भाग देंगे कितना से 102 से, 102 से भाग देंगे, याद रखना 102, 2 ना कितना होता है 2 दूना 4 और 2 में 0 और 2 कम 2 204,
घटाओ, 5 में से 2 गया 1, 5 के 5 51 हो गया। ये क्या होता है Q, ये क्या होता है R। इतना आसान से समझना है। ये Q ये R, Q की जगह पर कितना है 2, तो 2 जोड़ R का मान कितना है 51, तो 51। बोलो समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा। स्टेप 1 2 तक चले हैं। अब स्टेप 3 में देख लो। अब ये जो है 102 यहाँ आ जाएगा, ये 51 जो है यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि फिर से समझाएं। अब फिर भाग दे दीजिए, तो देखिए ना 51 से भाग दीजिएगा 102 में, तो 2 या कम 2 है, 5 दूनी के 10, मतलब 2 मार्क में कट गया, 0 आ गया ना, मतलब कि 2 से गुना कर दीजिए 0। और जब R का मान 0 आ गया तो ये स्टेप नहीं चलेगा, ये स्टेप नहीं चलेगा। आंसर कौन होगा HCF, कौन होगा हाई बी वाला। उत्तर क्या होता है बी वाला ही होता है, मतलब 51 आंसर होगा। समझा कि नहीं समझा, बी वाला ही 51 उत्तर होगा। एकदम आराम से ये समझ में आ गया होगा। अब देखो A बराबर BQ प्लस R लिखना है, जो बड़ा होगा उसको A मानना है, जो छोटा होगा उसको B मानना है, भाग देना है, Q और R का मान निकालेंगे। उसके बाद से एकदम जब तक R का मान 0 नहीं आएगा, जब तक R का मान 0 नहीं आएगा तब तक हम स्टेप 1 2 3 4 5 चलते चलेंगे। और HCF कौन होगा, जो B का मान होगा वो HCF होगा। लेकिन जब यूक्लिड विभाजन से पूछ देगा तो वैसे ही काम करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित होगा। चलो देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन तुम लोग अपने से ये बनाना है होमवर्क में, अभी बना लो। 96 और ये 404 ये पेपर में छपा हुआ है, अब बना लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, अब बना लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे, थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे हम अपने, थोड़ा सा इस पे भी चर्चा कर देते हैं। यहाँ से एक ही प्रश्न पूछेगा, शांत और अशांत का मामला कैसे पूछेगा। देखिए शांत और अशांत का मामला कैसे पूछेगा, आपसे कहेगा कि 5/10 जो है बताइए शांत है कि अशांत है। एक फार्मूला याद रखिएगा, P/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। मतलब मान लीजिए कि 17 बटा कितना है 25 50 जो भी है, तो हम ना ऊपर वाला को कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाला का लघुत्तम निकालेंगे। 20 का लघुत्तम निकालिए, 2 दहिया 20 और 2 पचे 10, मतलब कि 2 गुने 2 गुने 5, मतलब 2 के पावर 2 गुने 5, मतलब इसको लिख सकते हैं 17 और 2 के पावर 2 गुने 5, तो ये होगा शांत। क्या होगा शांत। ये याद रखना है कि जब P/2 के पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप हो तब होता है नीचे का, अगर 2 और 5 के रूप में आ जाए तो शांत है, और 2 और 5 के रूप में ना तो अशांत है। 2 को बात याद रखना है। शांत आपसे पूछेगा, नीचे 2 और 5 के रूप में आ जाए, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है जैसे 10/2 के पावर 0 5 के पावर 2, तो यह शांत है। 2 के पावर 0 मतलब कुछ ही, किसी का भी पावर 0 होगा मतलब एक ही ना होता है। बताओ ना कमेंट में कि सही है कि गलत है। ठीक है, उसके बाद से आपसे पूछा जाए, अगर मान लो कि 2 गुने 5 गुने 7 और गुने 9 आ जाए तो कहना कि क्या है अशांत है, शांत नहीं है। यही है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया पूछेगा तो ये लगाना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया में यही फॉर्मूला काम करता है। और लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या होता है, वही होता है जैसे 17/20 है ना, 17/20 है, तो इसको ऐसे करते हैं, दशमलव बैठा देंगे 0, 20 25 100, 20 25 100, 20 छक्के 20 सत्ते 20 तो 8 लो करो, 0 के 0 8 दूनी के 16 160 0 10, यहाँ पर दशमलव बैठा हुआ है तो 20 25 100, ये इसका उत्तर कितना आएगा 0.85। ये शांत है, क्या है शांत है। और हम यहाँ डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि शांत है, अपना जोड़ घटा बनाते रहना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में वो बन जाएंगे लंबी विभाजन प्रक्रिया और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अब जो है आपसे वो पूछता है, ये पूछ लेता है कि A गुने B बराबर HCF गुने LCM। यहाँ पर मान लो कि 20 है, B का मान पता नहीं है, इसका 2 दे दे, इसका 100 दे दे, तो आप इसको निकाल सकते हो। तो ये फार्मूला होता है। और यहाँ से अगर A का वैल्यू निकालना हो तो A गुने HCF गुने LCM बटा कोची A है नित तो B, अगर यहाँ B निकालना हो तो यहाँ A। ये तो अब आसान है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अब यहाँ से काटा दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 से 2 कट गया, B का वैल्यू कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, 10 कर दीजिए, 200 आंसर आ जाएगा। LHS बराबर RHS आ जाता है। चलो ये सब समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 पार्ट में चलेंगे हम। चलिए अब जो है हम लोग 2 पार्ट में आएंगे। 2 पार्ट में क्या पूछता है सर, आपसे पूछता है द्विघात बहुपद। क्या पूछता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें
जिनके जिनके शून्यकों का योग, मान लो योग जो है √2 और गुणनफल आप मिला लीजिएगा। गुणनफल जो है कितना दिया हुआ है 1/3 है। दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, या द्विघात बहुपद पूछेगा तो शून्यक देगा, और शून्यक देगा तो द्विघात बहुपद पूछेगा। क्वेश्चन एक ही रहेगा दो तरह से। जैसे मान लीजिए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग जो है √2, शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। तो देखो द्विघात बहुपद सूत्र होता क्या है, पहले उसको देखते हैं। बाबू इसको याद रखना है, द्विघात बहुपद सूत्र, द्विघात बहुपद सूत्र जो होता है वह होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जोड़ नहीं अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है सर? अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योग, और इसका होता है अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है? गुणनफल। ये फॉर्मूला याद रखना है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। यही है अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यकों का योग। और देखो, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है ना वह -b/a, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। -b/a और c/a ये आपके किताब में दिया हुआ है, आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कैसे सवाल पूछेगा। ये तो हो गया आपका, ये इसको अभी नोट नहीं करना है। अभी देखिए इसको सवाल कैसे पूछेगा। ये पूछ दिया तो हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे उसके ऊपर? इसके ऊपर जो लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2 है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/3 है, तो 1/3 है लिख देंगे। अब देखो x² है तो x² माइनस है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2 है, यहाँ √2 रख दीजिए, x रख दीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? 1/3 है, तो 1/3 रख दीजिए। अब देखो x² माइनस कितना हो जाएगा? √2x जोड़ 1/3 हो गया। अब सबको बटा 1 कर दीजिए, लघुत्तम निकाल दीजिए। 1 3 का लघुत्तम 3, 1 3 का लघुत्तम 3, 1 3 का लघुत्तम 3 ना होगा, तो 1 3 3 तो मतलब 3x² माइनस ये हो जाएगा 3√2x अब प्लस कितना 1। ठीक है, अब इसको जो 0 के बराबर कर दीजिएगा तो सब 0 हो जाएगा, इसके साथ सब 0 ना हो जाएगा, बचे कितना 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही द्विघात बहुपद आपका सूत्र आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यही द्विघात जो है सूत्र आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या होगा? x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये आपका जो है द्विघात बहुपद आ गया। इसी से कहेगा द्विघात बहुपद ही दे देगा और कहेगा कि शून्यक निकालिए। जैसे मान लीजिए कहेगा, इसमें क्या कहेगा, क्वेश्चंस को देख लीजिए क्या कहेगा। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। एक पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा कहेगा कि एक द्विघात बहुपद इतना के शून्य ज्ञात कीजिए। कितना है? 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ये इतना द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक निकालिए। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम शून्यक निकाल के दिखाएं आपको। चलिए देखिए अब शून्य कैसे निकलेगा। तो इसका शून्यक निकालना है तो देखो ना आराम से, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा माइनस b, तो इसमें से a कौन है? ये है। b कौन है? ये है। c कौन? ये है। a का b का मान कितना है? माइनस b का वैल्यू है 3√2 बटा a का वैल्यू कितना है? 3। ठीक है, c/a, c का मान कितना है? 1, a का मान कितना है? 3, मतलब ये 1/3 आ गया। पहला शून्य का आ गया गुणनफल। अब इसको देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि -3√2/3, इससे कटेगा तो माइनस में 2 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस ऑलरेडी है, माइनस है, b का मान -3√2, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2। मतलब इसकी,
इसके शून्यक क्या होंगे, इसके शून्यक जो होंगे √2, 1/√3 होगा। ठीक है, यही तो पढ़ना है। इसके शून्य क्या होंगे, ये होंगे। ठीक है, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछ दे, अगर आपसे कहे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो वही होता है ax² + bx + c। ये जो है जब 0 के बराबर कर देते हैं ना, तो यही द्विघात समीकरण हो जाता है। तो फिलहाल इतना ही आपको याद रखना है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। लेकिन 0 को नहीं लिखना है, क्योंकि वो जब जैसे ही आप 0 के बराबर कर दीजिएगा तो द्विघात समीकरण हो जाता है। तो ये होता है आपका व्यापक रूप। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत छोटा सा चीज था। अब इसी में एक और फार्मूला होता है त्रिघात बहुपद का, मतलब 3 गो घात वाला। तो उसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है और देखना है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखिएगा, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जनरल फॉर्म व्यापक रूप इसका होता है ax³ + bx³ + c, नहीं x² होना चाहिए। ठीक है, cx + d = 0। ठीक है, उसका मतलब ये जो है ना व्यापक रूप जो है ये जनरल फॉर्म है, मतलब इस रूप में होता है। एकदम आराम से याद रखना कि इस रूप का ये होता है। अगला देखो, अब इसी में a + b, a - b सारा चीज इसमें भी होता है। चलो देखो, हाँ आगे देखो, हम ना इसका ना एक ना गुणनफल निकालते हैं। तो देखो एक फार्मूला होता है अल्फा, बीटा और गामा, इसमें 3 चीज निकलेगा। अल्फा + बीटा + गामा का जो योग होता है वो क्या होता है, -b/a होता है। एक होता है आपका अल्फा × बीटा × गामा, इसको बोलते हैं -d/a। और एक होता है अल्फा × बीटा जोड़ बीटा × अल्फा। ठीक है, जोड़ जो होगा अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा × ये बीटा, देखो अल्फा × बीटा, बीटा × अल्फा, और अल्फा × कब हो जाएगा बोलो, अरे गामा। देखो कैसे, अल्फा का बीटा से बीटा है तो गामा है तो अल्फा। तो इसका जो होगा, इसका -b/a, इसका जो है d/a, तो इसका होगा c/a। इसका क्या होगा, c/a। कभी कभी पूछता है, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है। इस पे एक प्रश्न अपने किताब में देखिए। भैया अब ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप निम्न से क्या होता है, तो यही होता है। वहां पर q होगा, मतलब यहाँ कहने का मतलब है बाबू कि 3x³ होगा, जोड़ होगा। अब b की जगह ये पर 5x² होगा, और c की जगह पर कुछ भी ले सकते हो, और d की जगह पर भी आप कुछ भी ले सकते हो। और जब पूछेगा कि अल्फा + बीटा + गामा का मान बताइए, तो अल्फा + बीटा + गामा का मान होता है -b/a। तो देखिएगा -b/a होता है ना, तो देखो -b/a होता है, तो यहाँ से क्या क्या निकलेगा, यहाँ से ये जो देंगे यह a का मान देगा, यह जो देगा b का मान देगा, यह जो देगा c का मान देगा, और यह जो देगा d का मान देगा। तो -b/a, तो -b/a, तो माइनस में b का मान कितना है 5, a का मान कितना है तो 3, ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, चलो यही से निकालना है और कुछ नहीं करना है। दोनों तरह का क्वेश्चंस खत्म हो गया। उसके पहले एक और क्वेश्चन छूटा था जो आप 3 नंबर में नोट करेंगे, उसको बोलेंगे √3। सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, जो हम सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए यहाँ नहीं करेंगे। उसके बाद से एक 1/√3 हो सकता है, एक जो है 2 + √3 हो सकता है, 2 + √5 हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो ये दो है ना, 2 चीज है। एक चीज आपसे पूछेगा, आपको याद करना है, जाकर के आप देखिए वीडियो में, वहां पर लिखा हुआ है कि सिद्ध करें 1/√3 मतलब एक √3 सिद्ध कर लेते हैं तो √7, √11, √5, √2 आने की संभावना होती है, सारा चीज बन जाएगा। ये हमने सिद्ध कर दिया है। अगर आप नहीं सिद्ध किए हो तो वहां जाकर देखिए, इसको याद करके जाइए, परीक्षा में आएगा। मैं जितना भी आज बात करूंगा सर, वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन जो है पेपर में छपा हुआ है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव भी दे दूं ताकि आपके दिमाग में सारा क्वेश्चन छपा हुआ हो। ठीक है, चलिए ये अब जो है 3 पार्ट में जब हम आएंगे तो उसमें से अब देखो क्या करना है बाबू। 2 पार्ट से आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि आप जो है उसका क्या निकालिए, आप जो है केवल उसका
द्विघात बहुपद से ज्ञात कीजिए, शून्य के निकालिए। शून्य के निकालने को वहां से पूछेगा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है याद करना। जब ये कंडीशन है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, पहला जो है दूसरा के बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी, इसका ग्राफीय निरूपण है। ये ग्राफीय निरूपण है, ये हलों की संख्या है। उसका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है देखो लिखेंगे, इसका शर्त है, नियम है कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हो तो उसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा और केवल एक हल होगा। इसका कितना हल होगा? एक हल होगा। इसको अद्वितीय हल बोलते हैं। अद्वितीय हल मतलब इसका ग्राफीय निरूपण प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है। उसके बाद से अगर आपसे दूसरा पूछा जाए कि जब a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, पहले दूसरा के बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो, उसको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं? समांतर। इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है? समांतर होता है। इसका कोई हल नहीं होता है। इसका कोई हल नहीं होता है। आगे चलो इसमें थोड़ा सा सीखते हैं कि जिसका हल निकले उसको संगत बोलते हैं। जिसका हल निकले उसको संगत, और जिसका हल ना निकले उसको बोलते हैं असंगत। मतलब देखो केवल एक हल है तो प्रतिच्छेद जो करेगा वो संगत होगा। अनेक हल है वो क्या कर, वो भी संगत होगा। मतलब जिसका हल निकलता है उसको संगत बोलते हैं और जिसका हल नहीं निकलता उसको असंगत बोलते हैं। इतना समझ में आया? उसके बाद से आओ a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, तीनों के तीनों बराबर हो, उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, हलों की संख्या एक से अधिक होता है और उसको हम बोलते हैं संपाती। उसको क्या बोलते हैं? संपाती। एक ही बिंदु पर ढेर होगा, उसको बोलते हैं संपाती। और ये अविरोधी होता है और आश्रित होता है, संगत होता है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि अविरोधी होने का शर्त। अविरोधी होने का शर्त यही होता है। अविरोधी होने का शर्त यही होता है। मतलब जिसका हल निकलता है वही अविरोधी होता है और जिसका हल नहीं निकलता है वो विरोधी होता है। तो देखो इसका कोई हल नहीं होता है तो ये विरोध कर रहा है। कोई हल नहीं होता है तो ये विरोध कर रहा है। एकदम आराम से समझो, एकदम आराम से। कमेंट में देखो, तुमको एक दिन कोई हमसे पूछा था ऑफलाइन में कि सर हमको आश्रित विरोधी इसमें समझ में नहीं आता है। तो समझिएगा, जिसका हल निकलता है वो संगत और जिसका हल नहीं निकलता है वो असंगत। उसी तरह से विरोधी मतलब क्या होता है? विरोधी मन रोकेगा। मतलब अगर हल नहीं होगा तो इसको बोलेंगे विरोधी, और जेकर हल निकल जाएगा उसको बोलेंगे अविरोधी। ठीक है। और आश्रित दोनों है। आश्रित कौन है? जिसका हल निकलता है वो आश्रित होता है। इतना ही समझना है। असंगत विरोधी समीकरण युग्म कैसा बनेगा? समीकरण युग्म पूछता है कि बताइए कि विरोधी समीकरण युग्म कैसा बनेगा। तो विरोधी जब कहेगा तो समांतर, समांतर कह दिया तो कोई हल नहीं। और इसका ये सूत्र होता है, शर्त होता है। आपसे क्वेश्चन दे देगा ऐसे ऐसे दे देगा, जैसे मान लीजिए 2x + 3y + 4 बराबर 0 कर दे और यहाँ पर 4x + 4y + 1 बराबर 0 कर दे। और ये पूछेगा कि बताइए इसकी हल की संख्या कितनी है, इसमें हलों की संख्या कितनी है। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें यह a1 है, यह क्या है? a1 है, यह क्या है? b1 है, यह क्या है? c1 है, यह क्या है? a2 है, यह क्या है? b2 है, यह क्या है? c2 है। ठीक है, यह क्या है? c2 है। देखिए अब इसको बैठाना है a1/a2, a1/a2 मतलब क्या हुआ? 2/4 बराबर 2/4 बराबर 3/4 बराबर 4/1। तो ये जो है पहले से बराबर नहीं हो रहा है। मतलब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। मतलब क्या हुआ कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ये फार्मूला पर काम कर रहा है। मतलब जो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो लिखेंगे कि प्रतिच्छेदी होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि इसका हलों की संख्या कितना होगा, तो कहेंगे एक हल होगा। फिर पूछेगा कि बताइए कि असंगत होगा असंगत, तो ये होगा संगत। क्यों होगा? क्योंकि इसका हल निकल रहा है। हल नहीं निकलता क्या होता? असंगत। पूछेगा फिर विरोधी है कि अविरोधी है, तो कहना है कि अविरोधी है। अविरोधी क्यों है? तो हल निकल रहा है। ठीक है। अब उसी तरह से अगर कंडीशन ऐसा आ जाए तो ये सारा मामला होगा। कंडीशन अगर ऐसा आ जाए तो ये सारा मामला होगा। इसको फार्मूला को याद कीजिएगा, आराम से काम हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि बताइए आश्रित होने का शर्त, एक हल होने का शर्त, अनेक हल होने का शर्त। तो ये सारा चीज है। चलो और कुछ नहीं है, इसमें याद कर लेना आराम से। चलो अगला जो क्वेश्चन लिखे हैं, जो आपसे पूछेगा तो 5 में पूछेगा, 5 अंक का पूछेगा, तो इसको भी हम ले रहे हैं, 5 अंक वाला भी है। तो इस वीडियो को ना मैराथन क्लास का जितना होगा सारा वीडियो देखिएगा। 2 घंटा में 3 घंटा में सारा क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन जब होता है तो कैसे बनाते हैं, ये बाबू एक इसको हल लिखिएगा, और जब हल लिखिएगा ना
तो ये याद रखिएगा कि एक फार्मूला लिखिएगा कि भिन्न बराबर क्या होता है। भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। क्या होता है? अंश बटा हर। ये इसलिए कह रहे हैं, ये आपसे पूछा ही पूछा जाएगा परीक्षा में। अंश बटा हर पर ही क्वेश्चन ये बनेगा। इसके पहले आपको क्या याद करना है? एक विलोपन विधि से बनाना है। अगर हम नहीं बना पाए वीडियो तो आपको विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापन और ग्राफीय विधि ये आपको ना 5 अंक का पूछेगा और ये 2 अंक का पूछेगा। तो ये जो है 5 तो 7 अंक का हो जाएगा और ये 5 का 12 अंक का हो जाएगा। इसके पहले 2 अंक का हो जाएगा, 2 अंक का हो जाएगा। इस तरह से पढ़ना है अब। तो ये विलोपन विधि, ब्रज और प्रतिस्थापन, तीनों चीज आपको सीख के जाना है। इसके बिना तो जग सुना सुना लगे, ये भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा विलोपन के बिना। तो ये जरूरी याद करना है। अब ग्राफीय विधि का 5 अंक एक वीडियो बन सकता है तो बना पाएंगे, और नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राफीय सीख करके जाइए, वहां से जरूर आपसे पूछा जाएगा एक प्रश्न। ठीक है, इतना काम करके जाना है। आगे चलो, इसको बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है? अंश का है तो अंश में जोड़ना है, हर का है तो हर में जोड़ना है। इसको कैसे मानते हैं? x बटे वाई मानते हैं। ठीक है, तो हम देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में, तो माना कि भिन्न का जो अंश होगा वो क्या होगा? x होगा और y क्या होगा? हर होगा। तो ये पहले मानना है कि माना कि अंश बराबर होगा ये ही भिन्न बराबर ये। तो हम ये तो तुम नोट कर लिए, इसको मिटा देते हैं। इसको क्या मिटा दिया? अब लिखना माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y। तो भिन्न बराबर क्या होता है? भिन्न बराबर होता है अंश बटा हर। एकदम आराम से पढ़ना है, अंश बटा हर मतलब x बटे y। इतना हो गया। फिर लिखना प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। अब भिन्न ले लो x बटा y। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 जोड़ दिए हर और अंश में, मतलब कि अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो। अब कितना के बराबर हो जाता है? जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 9 बटा कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। एकदम आप समझना है। यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। इतना कंफर्म। अब चलो इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे होगा? गुणा करो, इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर, इसमें करो 9y होगा ना, 9y, हाँ 9y प्लस 9 दूनी 18। इसको एक जाति करने का प्रयास कीजिए। 11x इसको इधर कर दीजिए, माइनस 9y बराबर 18। इधर हो जाएगा कितना? 22, माइनस में चला जाएगा। 11x माइनस 9y बराबर 18 में से ये -4 हो जाएगा। इसको 11x माइनस 9y माइनस 4 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं किया गया है, एकदम सिंपल सा फंडा है ना। कैलकुलेशन किया है, समीकरण, ये सारा चीज पढ़ना होता है। अब चलो, अब क्या करेंगे? सब पर पुनः प्रश्न से। फिर कहा है, क्या कहा है? पुनः प्रश्न। एकदम आराम से पढ़ना है। ऐसा लग रहा है कि बाबू हम क्लास में पढ़ा रहे हैं। पुनः प्रश्न में क्या कहा है? यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए और इसमें भी 3 जोड़ दिया जाए। जब इसमें 3 जोड़ते हैं तो वह 5/6 हो जाती है। मतलब ये 5 है, ये 6। इतना आसान है क्वेश्चन, इससे अब आसान कोई होता है। ये 5 अंक देता है। ठीक है, अब यही देगा। इसमें गुना करो, 6x जोड़ 6×3 18 बराबर 5 में y से गुना करो 5y, प्लस है तो प्लस होगा, 5 से 15। फिर या 6x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5y जोड़ 18 और प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 15 बराबर 0। 6x माइनस 5y, 18 में से 15 घटा दो +3 बराबर 0। इक्वेशन सेकंड। एकदम आराम से बोलो, समझो कि नहीं समझो? ये फर्स्ट और ये सेकंड दोनों हो गया। अब इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब देखो, अब क्वेश्चंस कहानी खत्म। अब देखो, अब क्या करना है? अब लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से, विलोपन विधि से हल करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से।
समीकरण एक क्या है, तो समीकरण एक है 11x माइनस 9y माइनस 4 बराबर 0। 4 है कि प्लस है, माइनस है, इधर आएगा तो प्लस ना होगा जी, चलिए प्लस होगा, गलती हो गया था, इधर प्लस में होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर प्लस दे देंगे, ये हो गई क्वेश्चन फर्स्ट। अब सेकंड में आइए, सेकंड में आइए तो विलोपन विधि भी सिखा देते हैं इसी में। 6 माइनस 5y प्लस कितना 3, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ये सारा चीज खत्म, ये सारा चीज खत्म हो गया। अब देखो इसको हल करो, फटाफट हल करो, हल करते रहिए बाबू। देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड। अब विलोपन विधि इसमें सिखा ही देते हैं आपको। विलोपन माने होता है विलुप्त कर देना, किसी को अपने अंदर छिपा लेना, भोजपुरी में कहते हैं लुकवा लेना ना, तो छिपा लेना लुप्तीकरण विधि भी बोलते हैं इसको। लुप्तीकरण माने लुप्त हो जाना, छिप जाना। एक किसी एक को, अंश को ना तो हर को, मतलब एक्स को ना तो वाई को, किसी एक को एक्स को ना तो वाई को। अब कंडीशन क्या लगता है इसमें, देखिएगा, किसी एक को बराबर करते हैं, या तो अंश को ना तो हर को, यानी कि एक्स वाला को ना तो वाई वाला को, एक्स वाला को ना तो वाई वाला को। तो अगर इसको बराबर करना है तो इसके गुणांक, इसको बराबर करना है तो इसके गुणांक। देखो अगर हम इसको इस x को बराबर करना चाहते हैं तो जो नीचे समीकरण 2 का जो x गुणांक होगा वह समीकरण 1 में गुना होगा, अब उसके बाद से समीकरण 1 का जो x का गुणांक होगा वह 2 में गुना होगा। अगर मान लो कि हमको x वाला को बराबर करना है तो ऊपर 6 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ये को बराबर हो जाएगा। कोई कह नहीं सर हमको y वाला को हटाना है, तो y वाला को हटाना है ना, तो यहाँ पर -9 है तो यहाँ पर -9 दे दो, यहाँ पर +9 है तो +9 दे दो, मतलब जो यहाँ रहेगा वहीं यहाँ पे छाप देना, ठीक है। तो हम x का करते हैं, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 11। अब गुना कर दो, 11 6 66x माइनस 9 6 54y जोड़ 6 चुके 24 बराबर कितना 0। अब ये हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसको 11 6 66x माइनस 11 5 55y प्लस 11 3 33 बराबर 0, इक्वेशन 2। देखो तो ये दोनों बराबर आ गया। अब जब ये दोनों बराबर आ गया तो लिखेंगे क्या चीज, घटाने पर, घटाने पर। एक कंडीशन होता है जोड़ने पर, तो जोड़ने पर कब लगाते हैं, जब देखते हैं एगो प्लस में एगो माइनस में तो लिख देते हैं जोड़ने पर। और जोड़ने पर कोई साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन घटाने पर जो प्लस होता है वो क्या हो जाता है माइनस, और जो माइनस होता है वो हो जाता है प्लस। ये तुम्हारा विलोपन विधि भी सिखा रहे हैं। अब देखो 66 में से 66 कट जाएगा, घट जाएगा, 55 प्लस में 54 में, तो यानी कि 55 में से 54 घटा दो। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? अरे यार ये कैसे हो सकता है जी, सब गड़बड़े करती है क्या हम? इस सब उधर जाएगा, सब उधर जाएगा। अब तो हम तो गड़बड़ कर दिए हैं, तो 33 में से ऐसा हम पहली बार बना रहे हैं बोर्ड पे। 33 में से 54 घटा दीजिए, मतलब ये माइनस में है, ये प्लस में है तो माइनस में होगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो 33 में से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 9। अरे 13 में से 9 4 13, 9 4 13 होता है ना, तो 9 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। ऐसा पहली बार हमसे हुआ घटना, ऐसा पहली बार हमने ऐसा काम किया सर, ऐसी पहली बार काम किया है, लेकिन फिर भी सही है, माइनस थोड़ा होगा प्लस होगा, ऐसा हमने पहली बार काम किया है। ये y का वैल्यू आके ये पहली बार हम कर रहे हैं कि जो है यहाँ इसको 0 बराबर कर दिए। ये जो है 0 का किस में बराबर करते हैं, ब्रज गुणन विधि में बराबर करते हैं 0, ठीक है। कि A1 B1 C1 जो है आता है, ऐसे ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर भी कर दीजिएगा ना, अगर आप 4 को इधर कर दीजिएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, तो 6 चौके 24 माइनस में हो जाएगा। इसको इधर कर दीजिएगा तो 11 3 33 प्लस में आया तो इधर माइनस में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्या होगा, y का माना गया तो समीकरण 1 में, तो समीकरण 2 में रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो लिखिए समीकरण 1 में अच्छा है 2 में, जो जिसमें आसान हो, जो हल्का उसमें रख देते हैं। हम रखते हैं समीकरण 1 में, इसके बाद से लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 में y का मान रखिएगा तो समीकरण 1 कौन है, 11 है, 11x माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। 11x माइनस 9 इंटू y का मान कितना है, 9 है ना, तो वो 9 प्लस 4 बराबर 0। 11x 9 81 प्लस कितना 4 बराबर 0। 11x 81 में से 4 घटा दीजिए, जोड़ना है तो घटा सकते हैं ना जी, इसको एक जगह फेंक दीजिए, क्या दिक्कत है, देखिए कैसे फेंकेंगे।
81 है, देखो प्लस में इधर आएगा तो 81, माइनस प्लस में इधर आएगा तो 4। लो ना, अब तो घटा दो। अब 81 में से 4 घटाओ कितना होगा बताओ। अरे 81 रुपया में से घटाएगा तो कितना रुपया होगा, 4 रुपये घटाना है। 87 कितना होता है बोलो, 77 4 81 ना होता है, तो 77 और 11 7 77। एक्स का मान 7, एक्स का मान 7, इसलिए भिन्न पूछा है, इसलिए भिन्न बराबर एक्स बटा वाई। एक्स का मान कितना है 7, भिन्न का मान इसका मान कितना है 9, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। 5 अंक का है, उतार लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगला क्वेश्चन चलो मिटा देते हैं, चलो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। उसी तरह से पूछेगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, उसी तरह से पूछेगा कोई हल नहीं होगा, और के का मान निकालने के लिए वो क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव ना तो थोड़ा सब्जेक्टिव पूछेगा जरूर। तो ध्यान में रखना ये बात कि के पूछे कुछ पूछे, लेकिन शर्त याद रखना पड़ेगा कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है। ये अद्वितीय हल का अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त क्या होता है, तीनों का तीनों बराबर होता है। अब लास्ट में a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होता है, उसका कोई हल नहीं। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के काम मिलेगा। इसमें क्या करेंगे हम न मान लेंगे, क्या करेंगे मान लेंगे a1 b1 c1, ये सारा चीज मानना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं आपका सवाल बनता है। देखिएगा हम क्या करेंगे, जब इसका हल लिखिएगा, जब इसका हल लिखिएगा तो देखो कैसे मानना है। जैसे मान लो ये तुम्हारा समीकरण है, इसको a मानो a1, इसको मानो b1, इसको मानो c1, इसको मानो a2, इसको मानो b2, इसको मानो c2। तो देखो a1 का मान कितना होगा, b1 का मान कितना होगा, c1 का मान कितना होगा। a1 b1 c1, a1 b1 c1 ये समीकरण 1 से निकलता है। उसके बाद से a2 b2 और c2 ये समीकरण 2 से निकलता है। a1 वाला 1 से निकलता है। देखो a का वैल्यू कितना है 2, देखो बाबू 6x है ना, तो ये जो है a का वैल्यू होता है। तो मतलब कि b1 का मान कितना है ky है, तो ये जो है ना इसको बोलते हैं b1, तो ये जो है k हो जाएगा। c1 का मान -5, ये गलती मत करना। a2 का मान कितना है 2 है, b2 का मान कितना है 2 है, c2 का मान कितना है -8 है। ठीक है। अब क्वेश्चन से पूछता है k का मान पूछा है, फिर पूछता है अद्वितीय हल होने का शर्त। यहाँ लिख देंगे अद्वितीय हल होने का शर्त, अद्वितीय हल होने का शर्त क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यही ना होता है। तो देखो a1/a2, a1 का मान कितना है 6, a2 का मान कितना है 2, नॉट इक्वल b1 का मान कितना है k, b2 का मान कितना है 2। इसको जब क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा, ये 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 चाहिए तो कट भी जाएगा। देखो ना a1/a2 6/2, 6 दूनी के 12, ये इसका 6 आएगा, 6 के आएगा। तो देखो ना एकदम आराम से समझो, एकदम आराम से समझो। ये अगर ये तुम्हारा 6 है तो ये a1/a2 अद्वितीय हल का a1/a2, a1 का मान कितना है 6, 6 बटा कितना 2, नॉट इक्वल b1/b2, तो b1/k/2। इसको क्रॉस करो, इसे काट सकते हो, तो जब गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 दूनी के मान ले ये हो जाएगा 2k नॉट इक्वल 6 दूनी 12, के का मान आएगा 6 नॉट के। मतलब ये शॉर्टकट तरीका है, मतलब 6 का जो मान होगा, के का जो मान होगा वो क्या होगा। देखो मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि के का मान जो हो ना वो 6 नहीं होगा, ओकरा अतिरिक्त और ही कोई हो सकता है। मतलब इसका जो वैल्यू होगा 6 नहीं होगा, ओकरे अलावा और ही कोनो हो सकता है। उसी तरह से नॉट इक्वल की जगह अगर बराबर दे दे तो हम जो है वहां से के का मान निकाल सकते हैं। तो इसको लिखिएगा कि के का जो वैल्यू होगा वह 6 के अतिरिक्त और कोई हो सकता है, मतलब अद्वितीय हल में कोई भी आ सकता है, मतलब 6 नहीं होगा। इसका यही होगा के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, तो अगर के का 6 जो है नहीं रखाएगा तब जाकर के कहीं ना कहीं काम बनेगा, ऐसे ही निकलता है। चलिए उसी तरह से अगर आपसे पूछ दे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने का शर्त क्या होता है, तो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, और यहाँ कर दीजिएगा तो कोई हल नहीं होने का शर्त होता है। ये सब याद करके जाना है परीक्षा में हॉल में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बाबू अब हम आएंगे द्विघात समीकरण में, और इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है
एक क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघाती सूत्र से हल करें, दूसरा ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि विवेचक सूत्र से बनाइए, और तीसरा जो रहेगा कि बताइए कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तो डी का वैल्यू क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछेगा कि जो दो वास्तविक मूल होते हैं तो वह कौन कौन होते हैं। फिर एक और समस्या है, यहाँ पर एक और छूटा हुआ है, उसको लिख लीजिएगा कि जो है द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण से जो निकलता है वो मूल निकलता है। क्या निकलता है? मूल। और द्विघात समीकरण से क्या निकलता है? शून्यक। और ये दोनों का मतलब एक ही होता है, मतलब आंसर जो आएगा वह दोनों का एक जैसा आता है। बस अंतर यही होगा, जब मूल पूछेगा कि मूल निकालिए तो द्विघात समीकरण से निकालिएगा, और जब शून्यक पूछे तो द्विघात बहुपद से निकालिएगा। मतलब द्विघात बहुपद में शून्यक निकलता है और जो है द्विघात समीकरण में मूल निकलता है, इतना ही का अंतर होता है। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है सर कि बाबू ध्यान से रखिएगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो जब द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाता है तो वह जो क्या हो जाता है, वह द्विघात समीकरण हो जाता है। ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। आपसे पूछेगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, एक नंबर का जो मेरे टेस्ट में दिया हुआ है वहां से क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम एकदम पेपर में जैसे छपा है ना वैसे ही छपा हुआ है उसमें। तो यही होता है, अगर इस रूप का है तो कहना द्विघात समीकरण है, अगर इस रूप का नहीं है तो नहीं है। मतलब यहाँ प्लस माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ax² के रूप में होना चाहिए, bx और c के रूप में होना चाहिए। अगला देखो द्विघाती सूत्र क्या होता है, इसको पढ़ते हैं -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है, अब ये सब कहाँ से आता है? तो ये सब यहाँ से आता है सर, 3x² + 4x - चाहे प्लस में ले लीजिए 5 = 0। यह a है, यह क्या है? b है, यह क्या है? c है। एक जगह पे a का मान b की जगह b का मान रख देते हैं तो द्विघाती सूत्र से उसका x का वैल्यू निकल जाता है। अब चलते हैं विवेचक सूत्र, इसको विवेतकर बोलते हैं, विवेतकर सूत्र को ही विवेचक सूत्र बोलते हैं। इसको ना डी भी बोलते हैं, डी कैपिटल डी। विवेचक सूत्र को b² - 4ac। क्वेश्चन कहेगा कि विवेचक ज्ञात करें, एक द्विघात समीकरण का नहीं, एक द्विघात समीकरण का विवेचक निकालें। इसका विवेचक निकालने को पूछेगा, तो इसका विवेचक कैसे निकलेगा इस पर भी चर्चा करेंगे, फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं। दो वास्तविक मूल को होते हैं जब -b/2a -b/2a होता है, ये सेम टू कंडीशन रहेगा। पहला लिखे हैं, पर 3 कंडीशन याद कीजिएगा। दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि दो को भिन्न वास्तविक मूल कब होगा? जब ये देखो b² - 4ac इधर बड़ा है, मुंह खुला है ना, ग्रेटर देन, इधर बड़ा है। जब इधर बड़ा है मतलब हुआ कि जब जीरो का जो d का जो मान आएगा वह 0 से बड़ा होगा। जो d का जो मान आएगा, b² - 4ac का जो वैल्यू आएगा, जो b² - 4ac का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। जब 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 5 कुछ हो सकता है। जब 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। क्या होंगे? दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल मतलब अंतर होगा मतलब क्या हुआ कि एगो दूसरा आएगा, दो गो आएगा, अलग अलग आएगा, भिन्न होंगे। ये वो क्या? जब d का मान 0 से बड़ा होगा, तो दो को भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मतलब दो को भिन्न आएगा, अलग अलग होगा। दूसरा कंडीशन, दो बराबर मूल होते हैं, दोनों के बराबर मूल कब होगा? यदि b² - 4ac = 0, मतलब d का मान जब 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब क्या हुआ कि b² - 4ac = 0 हो जाएगा, तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि दो को बराबर आएगा, मतलब 1/2 और 1/2, 1 1 2 2 ऐसे आएगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा यदि b² - 4ac < 0, मतलब d का मान क्या हो जाए? d का मान छोटा हो जाए, 0 बड़ा हो जाए, माने 0 बड़ हो जाए और d का मान छोटा हो जाए, मतलब विवेचकर जो है छोटा हो जाए, माने 0 से छोटा माने माइनस में। जब माइनस में चल जाएगा तो कहानी इसका कोई मूल्य वास्तविक नहीं होगा। और ये समझ में आ गया कि द्विघात समीकरण में मूल निकलता है और द्विघात बहुपद में शून्य निकलता है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। आपको याद हो गया? एक बार याद करवा देते हैं। देखिए, हमने कहा कि जब d = 0 हो, जब d बड़ा हो 0 से,
और ऐसे हो, ये 3 कंडीशन है। जब d बराबर 0 होगा, जब d बराबर 0 होगा तो क्या होगा, 2 बराबर मूल होंगे, 2 को बराबर मूल आएगा। ठीक है, अब देखो जब d माइनस छोट, ये मैंने छोट, जब d का मान जो है छोट हो जाए, इसका कोई भी नहीं निकलेगा, इसका भी निकलेगा लेकिन 2 को भिन्न भिन्न निकलेगा। जब d का मान जो है बड़ा हो जाए तो भिन्न निकलेगा, है समान निकलेगा, भिन्न निकलेगा, समान निकलेगा, है रखोगे नहीं करेगा। चलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में तो आ ही गया होगा। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए कि इसका जो है विवेचक सूत्र बताइए, विवेचक सूत्र से बताइए कि यह जो है क्या होगा, इसका विवेचकर बताइए, यही ना पूछेगा आपसे कि इसका विवेचकर बताइए। तो विवेचकर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b का मान कितना है, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4ac, तो 4, a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 5, 4 चौके 16, मतलब 4 का स्क्वायर, माइनस 5 तिहाई, 5 चौके 20, 20 तिहाई, 5 15, 15 चौके 60। बताइए इसका विवेचकर क्या होगा, माइनस में चल जा रहा है, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचेगा कितना 5, 5 में से 1 गया कितना 4, 44। इस कंडीशन को लागू हो रहा है, इसका कोई जो है हल नहीं निकलेगा, मतलब डी का जो मान हो गया वो किस में चला गया, माइनस में। मतलब समझ रहे हैं, जो डी का मान होगा वो माइनस में 0 से छोट हो गया, यानी कि यह कंडीशन जो है लागू हो गया। मतलब समझिए जब डी का मान माइनस में आ रहा है, अगर मतलब इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, और जैसे ही डी बी स्क्वायर माइनस 4ac पर जाते हैं तो यहाँ भी इसका वैल्यू जो है नहीं होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देते हैं द्विघाती सूत्र से थोड़ा सा। चलो अब आप क्वेश्चन आपको ये दे देगा और कहेगा कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल निकालिए, या फिर कहेगा कि द्विघाती सूत्र से इसको हल करें। किस सूत्र से कहेगा, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से इसको हल करें। अगला क्वेश्चन कहेगा कि इसका विवेचक बताइए, और अगला कहेगा कि इसका जो है मूल निकल दिखाइए। देखिए 3 क्वेश्चन पूछेगा, द्विघाती सूत्र से हल करिए, इसका विवेचक निकालिए, इसका क्या निकालिए, विवेचक निकालिए, एक ही में सारा का हल, विवेचक निकालिए और द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर दिए, विवेचक कर दिए, और इसका मूल निकालने को पूछेगा। क्या करेगा, मूल निकालने को पूछेगा। 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा जो आपको बनाने। देखिएगा जब द्विघाती सूत्र कहेगा तो यहाँ पर मान लीजिएगा, माना कि ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना, सी का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 2। कितना करना है और लिखना है द्विघाती सूत्र से। क्या लिखना है, द्विघाती सूत्र से। यहाँ लिखना है द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना 2a। तो देखो x का जब तुम मान निकालोगे -b, तो -b माने 5, तो यहाँ पर लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट अंडर कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माने 5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 2 बटा कितना है 2a, 2a का मान कितना है 3। बोलो समझ में आ रहा है, आगे चलो। देखो -5 है, x बराबर -5 है तो -5 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 12 दूनी 24 बट्टा 3 दूनी 6 बराबर -5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 में से 24 घट ले 1 बटा कितना 6 माइनस प्लस माइनस एक वैल्यू कितना 1 बटा कितना 6, मतलब x का मान ये आ गया। अब देखो इसको क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, जैसे -1 हो गया +1 बटा कितना 6, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर बी का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया -4, ए का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 3, और सी का मान माइनस में है। ओ माय गॉड, बी का मान तो माइनस में है, सारा चीज गड़बड़, एक माइनस के चलते सारा चीज गड़बड़। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको भी ध्यान देना है। देखिए -b, इस सारा का सिस्टम में गलती हो जाएगा।
ये सारा का सारा गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो एक गलती, कहानी खत्म। मतलब इस सब के सब गलती, समझ में आ रहा है? इस सब के सब गलती कैसे बताते हैं। देखो हमको चमक रहा था तो हमको दिखाइए नहीं दिया, और तुमको दिखाई दिया तो तुम बोलबे नहीं कर सकता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ हमने कहा माइनस बी। अब देखो यहाँ सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर। ये सब गलती हम जानबूझ के कर रहे हैं ताकि आप परीक्षा में गलती ना करो। देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा कितना 2a। माइनस बी जो है ना, माइनस बी का मान कितना है 5 है, तो यहाँ पर देखो ये माइनस है तो माइनस, अब बी का मान जो है वो 5 है, ऐसे करना है। प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है -5 है, तो यहाँ लिखेंगे -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। सी का मान कितना है तो 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 बटा 2 इंटू ए का मान कितना है 3 लिख दीजिए। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस माइनस दीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा 25 और 4 3 12 दूनी 24, अब बटा कितना 6। आगे चलिए 5 प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √1 और ये हो जाएगा कितना 6। इसके आगे चलिए 5 प्लस माइनस कितना 1 बटा कितना 6। अब x का मान निकालना है ना, तो एक बार जोड़ दीजिए 5 प्लस 1 बटा 6, 6 बटा 6 कटेगा तो 1, एक बार जोड़ दिए। अब एक बार घटा दीजिए 5 माइनस 1 बटा कितना 6, तो एक हो जाएगा 4 बटा 2 नहीं 6, और घटाओगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 3 6, मतलब 2 बटा 3, तो मतलब 2 बटा 3। ये हो गया तुम्हारा x का वैल्यू। एगो किस में आ गया, दोनों प्लस में ना। तब बताओ इसका वैल्यू समझ रहा है, इसका वैल्यू कुछ बुझ रहा है बाबू। इसका वैल्यू क्या हुआ, इसका वैल्यू जो है एक है, मतलब डी का मान बड़ा है। डी का मान क्या है बड़ा है। जब डी का मान बड़ा है तो उसका दूगो आता है और दूगो भिन्न आता है, तो वही दूगो भिन्न आया है, यही दूगो भिन्न मान आया है। मतलब क्या होगा, इसके दो भिन्न होंगे, इसके दो मूल, वो कौन भिन्न कौन होंगे। पहला क्या होगा 1 होगा, दूसरा क्या होगा 2 बटा 3 होगा। देख रहा है कितना होगा 2 बटा 3 होगा। यही तुम्हारा मूल हो गया। ऐसे ही मूल निकलता है, एकदम आराम से समझो। ठीक है ये डीओजी साहब आ जाते हैं बोलने के लिए तो कोई दिक्कत परेशानी तो होता है। ये समझ में आ गया ना, मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल निकाल दिए। मूल निकालना होगा तो ऐसे, द्विघाती सूत्र पर हल करना होगा तो ऐसे। अब आते हैं विवेचक सूत्र कैसे निकलेगा। ठीक है, अब विवेचक सूत्र ऐसे ही निकलेगा। जैसे मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। देखो विवेचक सूत्र कहेगा इसका विवेचक बताइए, विवेचक सूत्र से इसका हल कीजिए। अगर यह क्वेश्चन रहेगा कह देगा कि विवेचक सूत्र से, तो कैसे मानिएगा, तो लिखेंगे विवेचक सूत्र से। क्या लिखेंगे विवेचक सूत्र से। अब विवेचक सूत्र को ही विविधकर बोलते हैं, विविधकर। ठीक है, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है बताइए, बी का वैल्यू कितना है बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है -5, तो यहाँ पर लिख देंगे -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, सी का वैल्यू कितना है 2, 5 बचे 25 माइनस 4 3 12 12 दूनी 24, ये कितना हो जाएगा 1, मतलब डी का मान कितना आएगा 1। ऑप्शन में रहेगा कि निम्न में से विविधकर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए बी सी करके रहेगा, मार दीजिएगा आंसर आ जाएगा। मूल भी निकाल लिए, द्विघाती सूत्र से भी हल कर लिए और विवेचक सूत्र से भी हल कर लिए। एक बार और समझ लीजिएगा सर, जब डी बराबर 0 होता है तो क्या होता है, 3 कंडीशन है। जब डी बराबर 0 होता है तो दूगो मूल आएगा, समान आएगा, एक एक हानि आएगा। जब डी का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना, मुख खोल लेना, तो 0 से बड़ा है। एक बार फिर से समझा देते हैं, समझिएगा बड़ा बढ़िया। ये जो है डी है, ये जो है ऐसे ऐसे ऐसे, एक मतलब हुआ है मुख खुला है तो हई बड़ है ना, मुख खुला है तो हई बड़ है, तो हई छोट हो गया।
छोट हो गया ना, छोटी मोटी मगर मोटी बातें। हाई बराबर है तो इहो बराबर है तो इहो बराबर है। तो देखो एक और कंडीशन का होता है, जब डी बराबर 0 माने डी का मान जो होगा वह 0 के जब बराबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसके दो गो मूल होंगे, दो गो मूल होगा लेकिन समान होगा। क्या होगा, समान होगा। अब देखो ये पहले तक कंडीशन होगा, दो गो होगा समान होगा, समान का मतलब एक खानी आंसर जाएगा, मतलब एगो का एक आया तो एगो एक आएगा, और दो आया तो दो आएगा। अब एक में कंडीशन देखो, ई डी का मान जब 0 से बड़ होता है, जैसे अभी आया ना 1, अभी 1 आया तो अभी दो गो मूल आया, एगो हई, एगो एक आया, एगो 2/3 आया, तो एक दुए गो मूल आया है। लेकिन ये कौजी आया है, भिन्न आया है, कौजी आया है, भिन्न आया है, अलग अलग आया है। अब उसी तरह से जब डी का मान जो है 0 से छोटा हो जाएगा, जब हई बड़ है तो हई छोटा ना है नहीं ना, मुंह खुला है, जे ना मुंह खुला है न से खा रहा है न जा रहा है, न से खा रहा है न जा रहा है न से खा रहा है न जा रहा है। मतलब हुआ कि जिधर मुंह खुला है उधर बड़ है, मतलब जब 0 जो है बड़ हो गया, एक मतलब समझ रहा है, एक मतलब हुआ कि जो डी का मान आएगा माइनस में आएगा, तो इसका कोई मूल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, तो लिखना इसका कोई मूल नहीं होता है, इसके दो समान मूल होते हैं, इसके दो समान होते हैं, यही कंडीशन करना है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें का एक और क्वेश्चन है जो हम बताएंगे आपको। एक होगा धारा के प्रतिकूल, जो हम करा चुके हैं, धारा के प्रतिकूल वाला करा चुके हैं, और धारा के अनुकूल वाला क्वेश्चन करा चुके हैं, आप कर लीजिएगा। 5 नंबर में आपसे पूछेगा, ना वाला जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आएगा, हम करा चुके हैं, अब नहीं कराएंगे। चलिए आगे चलते हैं, मिटाते हैं। चलो अगला जो चैप्टर होगा हम 5 पढ़ेंगे, 5 पार्ट, एपी जिसको बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आइटा पैटा, एपी ए आइटा, पी पैटा, एपी आइटा पैटा। ये मेरा एक छात्र बताया था, जो मुझे याद नहीं था, 2-4 साल पहले की बात है। चलिए हम एपी पढ़ेंगे, और एपी में होता क्या है सर, सबसे ज्यादा जो है जरूरी है आपको ये जानना एपी होता क्या है। देखो एपी ना एक सीढ़ी होता है, अब उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन सारा चीज बताएंगे। अब एपी में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। पहला पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है, a+d, तीसरा पद क्या होता है, a+2d। मतलब ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। उसी तरह से हमको लिखना होगा 20वां पद। क्या लिखना होगा, 20वां पद। तो 20वां पद को लिखते हैं T20 a+19d। 100वां पद लिखना है, 100वां पद। तो 100वां पद में क्या होता है बताइए, 100वां पद में होता है a+99d। मतलब किसी एपी को लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। ए को क्या बोलते हैं, बोलो, ए को प्रथम पद बोलते हैं, डी को क्या बोलते हैं, डी को बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर। सार्वंतर या पदांतर क्या होता है, सार्वंतर बोलो चाहे पदांतर बोलो। पदांतर माने दो पदों का अंतर, ठीक है। T2 का फॉर्मूला क्या होता है, T2 - T1, मतलब कि दूसरा पद में से पहला पद, अरे लिखना यार, पहला पद। मतलब ध्यान रखिएगा, दूसरा पद में से पहला पद का मतलब क्या हुआ कि एगो आगे वाला में से एगो पीछे वाला घटा देगा, एगो आगे वाला में से एगो पीछे वाला घटा देगा, एगो आगे वाला में से एगो पीछे घटा देगा, वो तुम्हारा डी क्या निकलता है, समांतर श्रेणी निकलता है। और एक बात याद रखिए, समांतर श्रेणी प्लस में, माइनस में और 0, मतलब शून्य भी हो सकता है, मतलब डी का जो मान होगा वह 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। माने डी का जो वैल्यू होता है वो किस में भी आ सकता है, इसमें कोई दोगुना नहीं होता है। चलो आगे चलते हैं, इसमें बहुत सारा फार्मूला नहीं पढ़ना है, बस इसको यही पढ़ना है, an बराबर a + n - 1 × d। an माने क्या होता है, अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। और अंतिम पद को हम l कहते हैं, चाहे tn कहते हैं, चाहे an कहते हैं, ये हो गया अंतिम पद। उसके बाद n माने क्या होता है, पदों की संख्या। n माने क्या होता है, पदों की संख्या। इस पे फटाक से क्वेश्चन पे चलेंगे। n माने होता है पदों की संख्या, d माने होता है सार्वंतर या पदांतर। एकदम आराम से फोटो खींच मेरा फोटो, ठीक है, ये हो गया। l माने समझ लिया। अब ये जो होता है ना, यह अंतिम पद का फार्मूला होता है। अगर हमको पहला पद दिया हो, सार्वंतर दिया हो और अंतिम पदों की संख्या दिया हो तो हम ये निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, Sn बराबर होता है पदों का योग। क्या होता है, पदों का योग। इसको पदों का योग बोलते हैं, पदों का योग। Sn बराबर होता है n/2 ×
2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी ब्रैकेट बंद, और एक होता है n/2 इंटू a प्लस एल। a प्लस एल माने टी एन अंतिम पद। इसको कब किसका प्रयोग करते हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमने कहा कि n/2 इंटू ए प्लस एल, इसका प्रयोग तब करते हैं जब आपसे पदों का योग पूछे और अंतिम पद दिया हो, तब इसका प्रयोग करते हैं। अब आइए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कहेगा कि 2, 4, 6, 10 का योग ज्ञात करें। तो जब इसका योग ज्ञात करने को कहेगा तो यहाँ प्लस दे सकता है। अच्छा, योग कहेगा तो ये पहला पद को ए बोलते हैं। अब डी का मान कैसे निकलता है, अगला पद में से उसको में से इसमें घटा दे, मैंने 6 में से 4 घटा दो 2। ठीक है, उसके बाद से क्या कहेगा, एन निकाल लीजिए, यहाँ से एन निकालिए तब बनेगा। फिर आपसे कहेगा कि अंतिमवा पद, मान लीजिए अंतिमवा पद है, इसको टीएन मान लीजिए, कितना है 10 है। ठीक है, उसी तरह से आपसे क्वेश्चंस कह देगा कि मान लीजिए कि यह जो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, यह एपी में है। किस में है, एपी में है। तो आपका डी बताइए, इसका डी क्या होगा ऑब्जेक्टिव में। तो डी क्या होगा बाबू, अगला पद में से मतलब 30 में से 20 घटा दो तो 10 ही आएगा। अगला पद में से पीछे वाला घटाना है, एक आगे कदम जाना है, अगर पीछे वाला को घटाना है तो डी निकलेगा। ये माने पहला पद होता है, समझ में आ गया, ये माने पहला पद होता है। अब अंतिम पद निकालना होगा तो हमको अंतिम पद निकालने के लिए क्या, एन चाहिए, डी चाहिए। तो क्वेश्चन आपसे दे देगा कि ए का मान है 10, एन का मान आपको है 10 और डी का मान है 2, तो अंतिम पद निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, ध्यान से देखो, मिटा देते हैं, क्वेश्चन भी एक लिखते हैं, तब जाकर के कहीं ना कहीं आपसे। चलो ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, लिखा है ऑब्जेक्टिव है जो पूछा जाएगा। 2, 4, 10, 2, 6, 10 है ना, 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद 82 होगा। तो देखो इसमें ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू कितना है, तो 6 में से 4 घटा दो तो कितना आएगा, 2 आएगा। कौन सा पद 82 है, कौन सा पद 82 है, अंतिम पद कितना है इसका 82 है। अब एन का मान आपसे पूछा है, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल है। तो देखो तो टीएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका वैल्यू कितना है 82 है, ए का वैल्यू कितना है 2 है, जो एन का वैल्यू नहीं पता है, डी का वैल्यू कितना है 2 है। एकदम आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। चलो डीओजी से भी परेशान कर ले रहते हैं महाराज, क्या कीजिएगा। हाँ 82 हो गया, ए का मान हो गया। चलो अब यहाँ से निकाल दीजिए, कैसे निकालिएगा, 82 2 प्लस 2n माइनस 2 कट गया ना जी, गड़बड़े समाचार है, कटा कि नहीं कटा, कट गया। अब n का मान निकाल लीजिए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। कहता है कि कौन सा पद होगा, बना दीजिए कौन सा पद होगा भाई, 82/2 कर दीजिए, एन का मान निकाल दीजिए 41, प्रूफ कर लीजिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो मिला लो, आओ देखते हैं कैसे बनेगा। जैसे 2, 6, 4 है ना, तो हम ना ए को मान लेंगे ई, इसको मानेंगे टी। अरे यार ये तो 2 घटेगा ना हो, सारा का सारा मामला ड्यूजी साहब गड़बड़ कर देंगे जी। जी क्या होगा रे भैया, बोलना 2 होगा ना, T2 माइनस T1, 11 में से 11 घटाएगा, मतलब 10 में से 6 घटाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि सब जगह 4 रखना पड़ेगा, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, डी का वैल्यू, फिर आगे सब। आके गलती करवा रहा है, बताओ। बच्चा लोग का एग्जाम है 14 तारीख से, कल से एग्जाम है ना जी, पेपर तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मैं 2 प्लस कितना 4n माइनस 4, तो देखिएगा 82 जो है और ये कितना हो जाएगा 4n, तो -2 हो जाएगा ना जी, 4 की जगह तो ये हो जाएगा 2 प्लस -2 हो जाएगा, -2 प्लस कितना 4n हो जाएगा, और इसको कीजिएगा तो ये 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा जी। 80 20 का 80 मिला लो, कहीं गलती नहीं हुआ है, मिला लीजिए और आंसर इसका ला दीजिए। ठीक है,
ये डीओजी साहब का मामला बड़ा गड़बड़ होता है। देखो फिर भूख रहा है सबको को, ये मार के आते हैं, रोक दो, नहीं मानेगा, मतलब डीओजी साहब नहीं मान पाएंगे सर, नहीं मानेंगे तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ला दो तो 84 हो जाएगा, ये 4n हो जाएगा, 21 चौके 84, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 21 आएगा। इसका देखिए, इसका कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य कर दिया, मतलब t0, मतलब किसका tn बराबर 0, फॉर्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, शॉर्टकट तरीका है। ए का वैल्यू कितना है 21, n का वैल्यू पता नहीं, डी का वैल्यू 18 में से 21 घटा दीजिए, 18 में से 21 घटाइएगा तो -3, यहाँ हो जाएगा -3, 0 21 प्लस माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3, यहाँ पर 3n हो जाएगा। ठीक है, इसको ही इधर भेज देते हैं, 3n को इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 24, कटेगा तो कितना हो जाएगा 8, इसका उत्तर 8 मार लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख, चलो 2 क्वेश्चन है, -10, यहाँ से देखते हैं, -10 -6 -2 +2 डॉट डॉट 34 में पदों की संख्या, 34 में मतलब ये फिक्स कर दिया है तभी पद की संख्या पूछ रहा है। इसमें देखिएगा डॉट डॉट का 10वां पद, इसमें 10 को पद ही फिक्स कर दिया है, पहला दूसरा तीसरा दिया है, लेकिन और कौन पता नहीं है, लेकिन 10वां पद बताना है कि कौन होगा, 10वां पद बताना है कि कौशी आएगा। तो देखो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10वां पद कैसे निकलेगा, 2 7 12 है, तो देखिएगा 2 7 12 है, मतलब पहला पद है 2 और डी का जो मान होगा वो 7 में से 2 घटेगा तो ये हो जाएगा 5। तो 10वां पद पूछा है तो t10 फार्मूला होता है a प्लस 9d, a का वैल्यू कितना है 2 जोड़ 9d, 9 गुणे 5, 9 बचे 45 से 2 47, ये तो ऑब्जेक्टिव का निकल गया। सब्जेक्टिव का पूछेगा तो कैसे निकलेगा, a का वैल्यू कितना है 2 है, d का वैल्यू कितना है तो 7 में से 2 घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा, और 10वां पद पूछा है मतलब n का भी वैल्यू दिया हुआ 10, यानी कि t10 बराबर पूछा है, 10वां पद क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a का वैल्यू कितना है 2 है, जोड़ n का वैल्यू कितना है 10 है, -1, डी का वैल्यू कितना है 5, 2 जोड़ 10 9 हो जाएगा, यानी कि 9 बचे 45, 45 2 47, ये हुआ तुम्हारा सब्जेक्टिव में, ये हुआ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में, ये मार देना आंसर इसका 47 होगा। उसी तरह सब इसमें आते हैं, इसमें कहता है कि a का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 10 होगा, -10 होगा, तो हम d का जो मान निकालेंगे तो t2 माइनस t1, t2 का मान कितना है -6, t1 का मान कितना है -10, ऐसे निकलेगा तब जाके मामला बनेगा। t2 का मान कितना है -6, माइनस है तो माइनस, t1 का मान कितना है -10, देखो -6 माइनस माइनस प्लस 10, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, 10 में से 6 हो गया 4। एक बार फिर से समझते हैं, डी का मान निकालना है तो हमने कहा है कि अगला पद तो तीसरा है ना, तो -2 माइनस कितना है 6, माइनस जोड़ 6, आंसर कितना आएगा 4। मतलब आप अगला में से इसको घटा दीजिएगा तो आंसर देखो 2 में से, जैसे 2 में से घटा दीजिए कितना 2 घटा दीजिए तो 2 जोड़ 2 बराबर 4 आ गया ना, ऐसे घटता है, 2 में से 2 घटाओ, क्वेश्चन है कि 2 में से 2 घटाओ तो 2 में से 2 घटा है। चलो ये समझ में आ गया है। अब देखो इसको ना अब क्या करना है, निकालना है 34 पदों की संख्या, 34 में पदों की संख्या बताना है, n बराबर पूछा है और tn बराबर दे दिया है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn का मान कितना है 34 है, a का मान कितना है -10 है, n का मान निकालना है, d का मान कितना है 4 है ना। देखो तो 34 माइनस 10 प्लस 4n माइनस कितना 4, समझो -10 प्लस 4 में n से करेंगे तो 4n प्लस माइनस -4 हो गया। आगे चलो 34, अब देखो 10 10 10 10 4, 10 रुपया हमसे लिया, आप 4 रुपये उससे लिया, कर्जा लिया, तो कितना हो जाएगा 14 जोड़ कितना 4n, 34 हो गया, जोड़ से 14 कर दो,
है ना, कितना है 4n हो गया। दोनों को जोड़ दो, 4 चरी 8, 3 1 4 बराबर कितना 4n। गुणा कर दो, 12 चौके 48, n का मान कितना आएगा, माने 12वां पद होगा। चलो ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन में चलेंगे जो आपके पेपर में पूछेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 2 अंकों वाले कितनी संख्या 3 से विभाजित है। इसके पहले पूछा था कि 7 अंकों वाले कितनी संख्या 2 से विभाजित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ये मेरे पेपर ही का क्वेश्चन था, अगली बार पूछा था, इसके पिछले बार। अब देखो कहता है कि 2 अंकों वाले कितनी संख्या 3 से विभाजित है। जब इसको हल करोगे, 2 अंकों वाले कितनी संख्या, 2 अंकों वाले कितनी संख्या 3 से विभाजित है, तो लिखना 2 अंकों वाली 3 से विभाजित होने वाली संख्या, 2 अंकों वाली 3 से विभाजित होने वाली संख्या लिखे उधर। 2 अंकों वाली 3 से विभाजित, 2 अंकों मतलब होता है 12, 10 भी है लेकिन 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 12 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, तो 99 तक जा सकता है, ये तक फिक्स प्राइस, ये हो जाएगा आपका एपी। उसके बाद से निकाल दीजिए, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 में से घटा दीजिएगा 12, तो 3 हो जाएगा। और ये जो है ना, ये टीएन का वैल्यू है कितना 99, तो एन बराबर वाट। एन बराबर वाट कैसे एन बराबर वाट, क्योंकि 3 से विभाजित होने वाला है तो कितना होने वाला है वो निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान कितना है 99 है, ए का वैल्यू कितना है 12 है, एन का वैल्यू फाइंड करना है, डी का वैल्यू कितना है 3 है। देखिए 99, देखो 12 है तो 12, प्लस है तो प्लस, 3 में n से गुना करोगे तो 3n, प्लस माइनस माइनस, 3 में 1 से करोगे तो 3। 99, 12 में से 3 गया 9 3 12, ठीक है। अब इसका लोचा क्या है, हेगरा पार्टी क्या है, हेगरा पार्टी में अगर नियम है बराबर के है जेबे तो माइनस, तो है जेबे तो माइनस, तू है जेबे तो प्लस, जो माइनस होगा वो प्लस, जो प्लस होगा वो माइनस। तो देखो 99 है, प्लस में है तो है माइनस में हो जाएगा। अब देखो है 90 है, भाई कितना है 3n है, कटेगा तो कितना होगा 30n। मतलब समझ रहा है, मतलब कि 2 अंकों वाली 3 से विभाजित होने वाली जो संख्या होगी 30 को होगी, कितना होगी 30 होगी। उसी तरह से अगर पूछ दे कि 2 अंकों वाली 7 से विभाजित, उसी तरह से पूछ दे तो कुछ नहीं करना, यही चेंज करना है। 5 से विभाजित कहेगा तब 10 हो जाता, 15 हो जाता, लास्ट में कहाँ ले चल जाता 100 ले चल जाता, तो 3 अंक वाला हो जाता, तो हम 95 ले जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन क्वेश्चन। चलो ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना होगा। मैंने बाबू एक ट्रिक भी बनाया हुआ है, सम संख्या का योग निकालना, विषम संख्या का योग और प्राकृतिक संख्या का योग, जो वीडियो के जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें होगा। आप फिलहाल इसको सब्जेक्टिव के तौर पर देखें। कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। तो बाबू 0 और 50 के बीच जो है विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और कहाँ तक जाएगा 49 तक फिक्स प्राइस में जाएगा, कि 49 तक जाएगा। अब हमको ये बताइए कि यहाँ से हमको n का मान पता होगा तभी ना योग निकलेगा। अब देखो ना n Sn निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब हमको n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। इसमें से a का वैल्यू कितना मान है 1 है, d का भी मान निकल जाएगा, तो d का मान कितना हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा। लेकिन n का मान पता नहीं है, तो हम लिखेंगे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और tn का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 49 होगा। और बहुत शॉर्टकट तरीका में जो आपको फार्मूला से बताया है, यहाँ 1 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 2, 7 में से 5 गया 2, यहाँ 49 हो जाएगा, ये 1 प्लस कितना हो जाएगा 2n माइनस 2, ठीक है। ये हो जाएगा 49 माइनस 1 जोड़ 2 बराबर 2,
एन। नहीं समझा? मत समझ। 49 है, 2 में से 1 गया तो -1 है ना बचेगा, 2n हो गया। 49 जोड़ 1 बराबर 2n, ये हो जाएगा 50 बराबर 2n, कटेगा तो कितना हो जाएगा 25 बराबर n। n का मान आ गया 25। अब SN का मान तो और आसान हो गया, S25, इसका मतलब समझ रहा है 25 पदों का योग, इसका मतलब 25 पदों का योग, माने इन जहां जहां होगा वहां 25 रखाएगा। 2 इंटू ए का मान कितना है बताओ, 1 है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे और जोड़ दे देंगे। n-1, n का मान कितना है 25 है, यहाँ रखेंगे 25 -1। और डी का मान कितना है 2 है, तो यहाँ रखेंगे 2। अब ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब हल कर दो, आंसर आ गया 25/2। ब्रैकेट 2 में 1 से गुना करेगा 2, जोड़ 25 में 1 से घटेगा तो कितना हो जाएगा 24, गुना कितना 2, देखो 25/2, देखो 2 जोड़ 24 19 48, देखो बाबू 50 होगा, 2 25 होगा, आंसर कितना आएगा 625। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो ये सारा का सारा यादें होगा अंजादी, क्योंकि बहुत बार बना चुके हो तो अंजादी यादें होगा। इसका उत्तर कितना आएगा 625 आएगा। उसी तरह से अगर क्वेश्चन से आपका कुछ देखिए 8 के प्रथम 15 गुणज, क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 के प्रथम 15 गुणज कौन होगा, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32, कहाँ तक 15 पदों तक आराम से निकल जाएगा। लिखना सीखिए, बाकी सब हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। चलो बाबू एक काम करते हैं, वीडियो को यहीं विराम देते हैं, और अगला जो 7 पार्ट है, जो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो आप जो है निर्देशांक ज्यामिति से जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप नहीं बना पाओगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि उसका रिवीजन करवा दें। तो हम जितना भी करवा रहे हैं, समय मिले तो ऑब्जेक्टिव बने ना बने वो अलग चीज़ है बाबू, आप फार्मूला का रिवाइज कीजिए, और आपको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, एकदम आराम से जाइए एग्जाम दीजिए, और हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामना होगी जो आप एग्जाम देने जाएंगे कल। और एकदम धैर्य बना के रखना है सर, एकदम धैर्य बना के बाबू रखना है, कोई टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम में क्या होगा, क्या कुछ नहीं होगा, वही होगा जो तू चाहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप उतना ही जो है बनाएंगे जितना आपको आता है। आप इतना समझिए कि आपको जितना आता है ना उतना ही में से पूछना है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। और मेरी शुभकामना और मेरा जो आशीर्वाद है ना वो मेरे प्यारे बच्चों आपके साथ हमेशा रहेगा, आप चिंता मत कीजिएगा। गणित में ना 1 अंक भी अब छूटने से जो है चुकेगा नहीं तुम लोग। ऑनलाइन में ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ऑफलाइन के बच्चे जितने भी हैं वो सारे के सारे जानते हैं। फिर भी उनको मैं संदेश देना चाहूँगा, कमेंट में बाबू जरूर लिखना आप लोग, अगर आप वीडियो देखना तो कमेंट में लिखना जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, या फिर जो भी लिखना होगा बाबू आपको मेरे तरफ से तहे दिल से आपके परीक्षा का तथास्तु। समझना, हमने कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। अब जाइए आराम से परीक्षा दीजिए, टेंशन मत लीजिए, रिवीजन इज रिवीजन है, फार्मूला का रिवाइज कर लीजिएगा। सुबह में वीडियो आपका 6 बजे मिल जाता है, अभी 6 बज रहा है, ठीक है, तो आराम से जो है आप अपना काम कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।